तो अभी तो मैं क्वेश्चन जस्ट कलेक्ट कर रहा हूँ, जो टॉपिक्स हमने अभी पढ़े हैं उस पे जो गेट के क्वेश्चंस हैं वो। तो ये तो हम कभी कल कर रहे थे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग देखेंगे रिमेनिंग जो डेफिनेशन है वो, और बाकी थ्योरम्स लिखेंगे जो थ्योरम पढ़े हैं, और जो गेट के क्वेश्चंस आए वो सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो ये तो मैंने ऑलरेडी कर रखा था, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, तो इसको क्या। चलो, सो अभी यहाँ पे क्या थ्योरी बचा है। कल हमने बोरेल कैंटली लेमा का एक स्टेटमेंट लिखा था, वो तो बहुत सिंपल है, जिससे हमें हेल्प करता है ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस में। इसमें थ्योरी बची क्या है, एक तो बची है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, इसकी बात करते हैं। तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लिखा था हमने, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर एक थ्योरम पहले ये लिखते हैं, फिर हम आते हैं बाकी पार्ट पे। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ लिखते हैं पहले थ्योरम जिसका नाम है। सर हाँ सर जो बोरेल कैंटली लेमा का सर सेकंड पॉइंट है सर, वो समझ नहीं आता, फिर से समझा देंगे हाँ, दोबारा लिखाता हूँ, रुको। सर सेकंड। तो इसमें जो है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, तो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है कि लेट x1 x2 एंड डॉट 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 बी अ सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल्स। देन ये थ्योरम कहता है, थ्योरम गारंटीज दैट x बार कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू नॉट जीरो ex जो जहां से है ना IID है ना, तो IID है तो जो भी उसका मीन होगा ईच रैंडम वेरिएबल का, या बेटर है जस्ट ex1 लिख लो। तो ex1 का मतलब क्या समझ आया कि जो पहला रैंडम वेरिएबल है, मान लो ये IID है ना, सबका मीन तो इक्वल ही होगा, तो म्यू, या इसको यू कैन राइट इट एज म्यू सैंपल मीन। सो एक्स बार कन्वर्जेस, और ये सेम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या था, आपको अगर याद दिलाऊं, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर वाज द सेम सिमिलर स्टेटमेंट था उसमें। तो उसे बस ये बोल रहा था कि जो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थे, स्ट्रॉन्ग को हटा के वीक कर दो, सो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, और यहाँ बस ऑलमोस्ट श्योर हट के इन प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। सो यही दोनों सेम ही है, जस्ट स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर कह रहा है कि दैट कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली, ये गारंटीज देता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे ही सॉल्व हो जाएगा, आपको ऑलमोस्ट श्योर से प्रूव नहीं करना पड़ेगा, जैसे कल थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे प्रूव करने में, क्योंकि प्रूफ थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, थ्योरेटिकल है, उसमें एनालिसिस के कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे, तो इसलिए थोड़ा प्रूव करना डिफिकल्ट रहता है ऑलमोस्ट श्योर में। बट थ्योरम हमें हेल्प करेगा डिसाइड करने में। सो है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दैट इज प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x बार इज इक्वल टू म्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, है ना, जो लिखते हैं। और यहाँ पे क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड xn माइनस x लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये तो है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, दैट इज द थ्योरम कि सिंपल आपके पास IID सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है,
तो सैंपल मीन विल ऑलवेज कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन विल ऑलवेज कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू पॉपुलेशन मीन। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपने देखा ही था, सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी सिमिलर ही था। तो अभी जैसे एक बार मैं दोबारा थ्योरम लिख देता हूँ, बोरेल कैंटिली लेमा थ्योरम है जिसका नाम है बोरेल कैंटिली। सर पीछे स्लाइड कीजिए। जी, बोरेल कैंटिली लेमा। देखिए ये स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। सर इसमें जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 है ना, जी, तो मतलब समझा दीजिए। अरे x1 मतलब कोई पॉपुलेशन है, जैसे हमने कहा आईआईडी रैंडम वेरिएबल है, तो इन सब का कुछ मीन होगा ना। जैसे आईआईडी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये EX लिखो ना, EX मतलब EX समझ आता है। यस सर, ये फिर पॉपुलेशन से आए हैं उसके साथ। हाँ वही, तो यहाँ भी वही, वो मतलब मेरा वही है वहाँ भी। तो एक्चुअली x1 x2 x3 ये सब जिस पॉपुलेशन से आए हैं, ये सब आईआईडी हैं, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो x1 का मीन, x2 का मीन, x3 का मीन, सबका मीन उतना ही आएगा जो EX है एक्चुअल, जो पॉपुलेशन का मीन है। तो इसलिए EX1 लिखा था, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ x का मतलब जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। सर हम लोग आईआईडी जो कहते हैं ना, तो मतलब कि इस डिस्ट्रीब्यूशन से आया है, तो दैट मींस पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन वही है ना। हाँ, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वही ईच रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये तो क्या है ना, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सॉरी स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। अगर जस्ट मैं आपको एक बार सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी अगर याद दिलाऊं तो ये क्या था, है ना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो थ्योरम्स पे ही आते हैं, डायरेक्ट थ्योरम्स ही क्वेश्चन बन के आता है ना, इस तरह से है। सो लाइक इसमें क्या था कि यहाँ पे ऐसे ही था कि x1 x2 डॉट 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 आर, दे आर आईआईडी सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल, है ना, दे आर सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, है ना। वो एक अजम्पशन वहां भी था, वो मैं लिखा नहीं, विथ फाइनाइट मीन, है ना, यहाँ लिखा होता है विथ फाइनाइट मीन, तभी तो हम बात कर पाएंगे। यहाँ भी है विथ फाइनाइट मीन, मीन फाइनाइट है, ठीक है ना, सो तभी म्यू की बात कर पाएंगे। यहाँ होता है विथ फाइनाइट मीन एंड वेरिएंस, तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, मीन म्यू, ठीक है, मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। देन क्या लिखा था हमने कि x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। इसी को दूसरे तरीके से लिखोगे, दैट इज रूट एन x बार माइनस म्यू कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा इधर चला गया, है ना। और इसी का जनरलाइज हमने किया था ऑल्सो, जो डेल्टा मेथड था, जो थ्योरम था, हालांकि वो डेल्टा मेथड था, दैट वाज जी एक्स बार माइनस जी म्यू कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 जी डैश म्यू स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, ये था जी। तो ये था उस पर। अभी ये जो नेक्स्ट थ्योरम है, ठीक है, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, दैट यू नो। नेक्स्ट है बोरेल कैंटिली लेमा, एक थ्योरम ही है। तो इसमें क्या बोलता है, देर आर टू फॉर्म्स, एक है लेट, जैसे मैं E1 E2 E3 डॉट डॉट डॉट, दे आर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये सब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, सच दैट समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज फाइनाइट, मतलब कन्वर्जेंट है, ठीक। तो ये कहता है प्रोबेबिलिटी En इन्फिनाइटली ऑफन इज क्या, लेस देन, तो इज 0 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी लिमसुप ऑफ En जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, है ना, लिमिट सुपीरियर ऑफ En। तो ये क्वेश्चन से क्लियर होगा। अभी गेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। तो लिमिट सुपीरियर ऑफ En इज 0, देखो गेट PYQ में होगा। तो इसका मतलब ये है। और दूसरा ये कहता है, सेकेंड वाला है कि लेट, ठीक है ना, अगर ये क्योंकि कन्वर्ज कर रही है तो ऐसे याद रख सकते हो, सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो सीक्वेंस की लिमिट 0 होगी। यह इन्फिनाइटली ऑफन, ये जो वर्ड लिखा है
दिस इज इनफाइनाइटली ऑफन। और दूसरा है कि लेट E1 E2, हालांकि अगर सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट लो तो इफ एंड ओनली इफ हो जाता है ये, ठीक है, बात करते हैं। E1 E2 डॉट 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 बी सीक्वेंस ऑफ independent events such that series probability of n from 1 to infinity sum is infinity। देखो, या तो सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। जब सीरीज कन्वर्ज करेगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ En इन्फिनिटली ऑफन विल हैव प्रोबेबिलिटी 0, कन्वर्ज करेगी। तो डाइवर्ज करेगी तो इसका मतलब याद रखने के लिए आप समझो सीरीज डाइवर्ज कर रही है, तो जो ईच टर्म की प्रोबेबिलिटी जो आएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ En इन्फिनिटली ऑफन दिस विल बी 1। प्रोबेबिलिटी या तो 0 आएगी या 1 आएगी, ये है। अब मैं इस पर क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, आपको समझ आएगा। सो क्वेश्चन इज, ठीक है, बस यहां पे ध्यान रखना, यहां इंडिपेंडेंट कंडीशन इंपोज्ड है, वहां पे इंडिपेंडेंट की जरूरत नहीं है। एक जगह मैंने देखा था, इसी थ्योरम का एक्सटेंशन था, दूसरी तरह से लिख रखा था कि लेट E1 E2 एंड सो ऑन दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। देन कहता है पहला, सीरीज प्रोबेबिलिटी ऑफ En is finite if and only if probability of En infinitely often is 0, and दूसरा summation probability of En is infinite if and only if probability of En infinitely often is 1, ठीक है। यहां इंडिपेंडेंट लगाया गया है। तो इस पे एक क्वेश्चन जैसे अभी मैंने कल पूछा था ना कि लेट अ कॉइन इज टॉस्ड इन्फिनिटली मेनी टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, पहला पार्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन्फिनिटली ऑफन, एंड दूसरा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इनफाइनाइटली ऑफन। बताइए। सर आंसर तो 1 है, लेकिन आपने इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैथमेटिकली वो नहीं बताया। थ्योरम लगाइए पिछला वाला। तो जैसे सीक्वेंस है ना, जैसे आप समझिए, तो यहां पे क्या हो रहा है कि E1 एक इवेंट है, तो आप समझिए अब E1 जो है, En मैं डिफाइन कर रहा हूं, En का मतलब है गेटिंग हेड ऑन nth टॉस, मान लो ये मैंने डिफाइन किया। En इवेंट का मतलब हो गया गेटिंग हेड ऑन nth टॉस, E1 का मतलब गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट टॉस, E2 मतलब गेटिंग हेड ऑन सेकेंड टॉस, E3 गेटिंग हेड ऑन थर्ड टॉस एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस बन गया ना अब तो। E1 मतलब, सो E1 ये सीक्वेंस हो गया, E1 E2 E3 डॉट 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 चल रहा है। E1 मतलब पहले E1 इवेंट डिफाइन किया मैंने, गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट टॉस, गेटिंग हेड ऑन सेकेंड टॉस, गेटिंग हेड ऑन थर्ड टॉस एंड सो ऑन। और क्या टॉस तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, फर्स्ट टॉस में क्या आया इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि सेकेंड टॉस में क्या आएगा, तो दे आर इंडिपेंडेंट एक्चुअली। अगर आप ऑब्जर्व करोगे सो दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना, ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब आप चेक करो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये बताओ मुझे, यहां से ईच En की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अलोन, En की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, nth टॉस पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। हाँ 1/2, ईच टॉस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो मतलब फेयर क्वाइन है, मतलब अनबायस्ड फेयर क्वाइन है, तो फेयर है तो मतलब हाफ हो जाएगा। तो अब आपको क्या टेस्ट करना होता है यहाँ पे आपको टेस्ट करना है सीरीज कन्वर्ज करेगी या सीरीज डाइवर्ज करेगी, यही चेक करना है। कन्वर्ज करेगी तो 0 आएगी,
डाइवर्ज करेगी तो 1 आएगी, सिंपल, ठीक। तो अब आप यहां पे चेक करो सीरीज, अच्छा यहां पे क्यों कर रहे हैं, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन, वो तो मुझे 1/2, अब सीरीज निकाल रहे हैं, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगी, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये हाफ और ये हाफ का सम कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो। अब ये बताओ ये सीरीज कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी, व्हाट इज सम ऑफ दिस सीरीज, ये हाफ 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 को इन्फिनाइट टाइम ऐड कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी आना है ना, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 1/2 को इन्फिनाइट टाइम ऐड करो, तो कांस्टेंट ये तो इन्फिनिटी आ गई, और इन्फिनिटी आ गई, इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन इन्फिनाइटली ऑफ एन। थ्योरम क्या कहता है, सो अगर सीरीज इन्फिनिटी आ गई तो इन्फिनाइटली ऑफ एन इज 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, और विद द सिमिलर प्रोसीजर ये भी 1 आएगा। जैसे अगर डाइस को मैं इन्फिनाइट टाइम रोल करूं, स्टिल आपसे पूछूं क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग 1 इन्फिनाइटली मेनी टाइम या इन्फिनाइटली मेनी ऑफन, इन्फिनाइटली ऑफन, तब भी हर बार 1 प्रोबेबिलिटी आएगा डाइस में भी विद दिस थ्योरम। और हम जो अभी लिख रहे थे कल ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, इसमें हाँ लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी ना, दैट मींस मतलब सिर्फ इसमें लिमिट पॉइंट होगा, जैसे आप कल उस दिन बता रहे थे ना सीक्वेंस का एग्जांपल, हाँ 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 -1 और 1 है ना, जी -1 तो उसमें लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी बट लिमिट पॉइंट है, हाँ हाँ तो सेम यहाँ पर भी यही है ना सर। जी जी जी, लेकिन वो तो वहां पे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं और उसकी प्रोबेबिलिटीज हम ले रहे हैं, है ना, सो वी आर कंसिडरिंग प्रोबेबिलिटीज, तो ये प्रोबेबिलिटीज है 0 1 के बीच का सीक्वेंस आप कह सकते हैं। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना सर। हाँ हाँ, तो जैसे ये है, अभी कल हम लोग ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस जब पढ़ रहे थे कि एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स, तो इफ एंड ओनली ये था कि प्रोबेबिलिटी लिमसुप ऑफ एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन दिस इज 1, इसी को मैं लिख सकता हूँ, ये इफ एंड ओनली था वहाँ पे, ठीक है ना, लिमसुप ये था, और लिमसुप को इन्फिनिटली ऑफन बोलते हैं, तो इसका मतलब है दैट इज, या मैं दैट इज लिख दूं क्योंकि यही चीज़ है, तो ये लिमसुप ही इन्फिनिटली ऑफन है, दिस लेस देन एप्सिलॉन इन्फिनिटली ऑफन, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1, और अगर ये प्रोबेबिलिटी 1 कब आएगी, तो इसलिए हमने एक थ्योरम लिखा था, बोरेल कैंटिली लेमा पे ही थ्योरम लिखा था ना मैंने, वहाँ पे थ्योरम लिखा था कि लेट समेशन प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस सीरीज कन्वर्जेज, अच्छा एक मिनट, एप्सिलॉन लेस देन लिया तो 1 आएगा ना, हाँ तो वहाँ पे मोर देन किया था ना, ठीक है, सो वहाँ पे थ्योरम में मैंने मोर देन किया था, मोर देन एप्सिलॉन एंड दिस सीरीज कन्वर्जेज, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही है, दैट इज प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन माइनस एक्स मोर देन एप्सिलॉन इन्फिनिटली ऑफ एन, ये 1 है, ठीक है ना, मोर देन 1 कह रहा हूँ, ये 0 है अब, है ना, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना, तो ये 0 होगा, दिस इज 0, हालांकि ना इसमें यहाँ पे अगर मोर देन लगाऊँ मैं, तो मोर देन एप्सिलॉन दिस प्रोबेबिलिटी विल बी 0, ठीक है ना, वो तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूँ ताकि थ्योरम को मैच करवा सकूँ, तो इसको तत्काल हटा देता हूँ, ऐसे वही सेम ही चीज़ है, तो अभी मैं ये थ्योरम के साथ अलाइन करने के लिए ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, सो मॉड एक्स एन माइनस एक्स मोर देन एप्सिलॉन इन्फिनिटली ऑफ एन इज 0, यही लिखा था कल, इन्फिनिटली ऑफ एन दिस प्रोबेबिलिटी इज 0, है ना, वही चीज़ है, इसको तुम अगर ऐसे लिखो तो बात वही है, वही कल जो मैं लिखा था कि प्रोबेबिलिटी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अगर आप ये भी लिखोगे लिमिट एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन, दिस प्रोबेबिलिटी विल बी लेस देन पे 1 आएगा, मोर देन पे 0 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर लिखोगे आप, अलग अलग बुक में ना अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, जैसे यही कुछ बुक में ऐसा लिखा मिलेगा, यही चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड एक्स एन माइनस एक्स मोर देन एप्सिलॉन, दिस प्रोबेबिलिटी इज 0, वही चीज़ है, सो दे आर ऑल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, ठीक है।
और यहाँ होगा फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0, फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0, फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0 ये होगा। तो सपोज दिस सीरीज, दिस फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0, देन अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है ना, इफ दिस सीरीज कन्वर्जेस, तो ये अभी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन है, दिस इवेंट इज ई एन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन इज कन्वर्जेंट। तो अकॉर्डिंग टू बोरेल कैंटिली लेमा, दिस प्रोबेबिलिटी mod xn minus x more than this infinitely often, ठीक है ना, infinitely often लेस देन इन्फिनिटी है तो क्या आएगा 0, ये आ जाएगी और यही इंप्लाई करेगी, है ना, यही चीज था। तो लेस देन दिस, इसका मतलब यही है, इसका मतलब है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड xn माइनस x मोर देन एप्साइलॉन, जो हो जाएगा 0। सो इसका मतलब है दिस इंप्लाई xn कन्वर्जेस almost surely to x, xn converges almost surely to x। तो ये थ्योरम कल हमने लिखा था, देखो एक बारी। ठीक है जी, तो ये इसी बेसिस पे हमने ये थ्योरम लिखा था, जो हमें हेल्प करता है सॉल्व करने में, है ना, जो भी ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का क्वेश्चन है तो वो हमें हेल्प करेगा इसको सॉल्व करने में। अभी थोड़े आगे आता हूँ और थ्योरम्स पे आता हूँ। तो ये सब तो क्वेश्चन है जो मुझे सॉल्व करना है। उससे पहले एक और बोरेल कैंटिलेमा का क्वेश्चन है, ढूंढेंगे कैसे। तो आई थिंक रैंडम वेरिएबल वाले में है, जो रैंडम वेरिएबल का गेट का असाइनमेंट है ना, ये है, इसमें होगा। गलती से इसमें डाल दिया है शायद, देखो। तो ये सब तो बाकी तुम क्वेश्चन कर लेना खुद ही, तो कर ही सकते हो। अभी के लिए हम बात कर रहे हैं उस क्वेश्चन की जो इन्फिनाइटली ऑफन वाला है, मिलेगा तभी तो। इसमें तो है नहीं, है ना, देखना पड़ेगा किसी असाइनमेंट में था, अब किस में था वो याद नहीं मुझे, ठीक है ना। अभी मिलेगा, पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे ना तो उसमें मिलेगा, अभी तो इसमें नहीं मिलेगा। तो अच्छा, गेट का लिमिट थ्योरम का भी अलग बना रखा है। तो ओके, चलो इसे वैसे ही डिस्कस कर सकते हैं फिर तो हम। इसमें बोरेल कैंटिलेमा वाला है, जिसको मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था वो सारे क्वेश्चन इसमें तो है ही ऑलरेडी। तो मैं थ्योरम लिखा देता हूँ कुछ ना, फिर इस असाइनमेंट पे आते हैं। छोड़ो, क्वेश्चन तो मिलेगा ही। अभी मेनली क्या रह गया थ्योरम इसमें जो डिस्कस करना, कोई थ्योरम है जो हमने डिस्कस ना किया हो। देखो इसमें अभी ये थ्योरम तो बहुत सारे हैं। डेल्टा मेथड डिस्कस कर लिया हमने, क्या होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, बोरेल कैंटिलेमा, स्लट्सकी थ्योरम, डिस्ट्रिक्ट डेफिनेशन सबका। बस एक चीज़ रह गया, इंटर रिलेशंस। इसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। चलो लिख ही देता हूँ कुछ थ्योरम्स। कल हमने एक थ्योरम लिखा था कि लाइक, या कुछ क्वेश्चन कर लो फिर हम थ्योरम पे आते हैं।
चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या हमने सॉल्व कर लिया, देखो ये वाले पार्ट में हमने ऑलरेडी कल या पहले क्लासों में हमने चेक किया हुआ है कि यहाँ पे ये तो ट्रू था बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम, आपको याद होगा मैंने यहाँ नाम दिया था y1 या t1 ले लो। सो t1 दिया था x1 x2 को, x1 इंटू x2 एंड सो ऑन, t2 x3 इंटू x4 एंड सो ऑन, ऐसे डिफाइन किया था। जो tn है वो ये था, इस तरह से था। तो जो ये yn है दिस इज नथिंग बट t बार हो गया था, ठीक है। तो जो yn है वो है जस्ट t बार। अब तो ये हमने चेक कर रखा ऑलरेडी, दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा। और ये हमने कल चेक किया था कल, ये चेक किया था पहले, ये चेक किया था, ये ऑलमोस्ट श्योर वाला। स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर पता है? अच्छा xn क्या है? xn बी ए सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विथ मीन 0 वेरिएंस 1। तो xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0। xn का जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है IID नॉर्मल 0 1। तो कैसे चेक करोगे? डेफिनेशन से xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0। तो अगर मैं वैसे देखूं तो इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी मॉड है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड xn मोर देन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। लेस देन एप्सिलॉन लूंगा 1 आएगी, ठीक है ना। तो मोर देन एप्सिलॉन 0। और इसका अगर मैं सीरीज लगाऊं तो क्या होगा? तो अभी हमने वो देखा था कि सीरीज प्रोबेबिलिटी मॉड xn मोर देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब है तो क्या आंसर आएगा इसका? या अगर मैं ऐसे है ना 1 माइनस कर दूं, ऐसा नहीं होगा, 0 पे तो नहीं आएगा है ना। उसकी वजह ये है कि ये निकालने का मतलब सीरीज तो ना निकाल के हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अगर मैं ऐसे बात करूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मॉड xn लेस देन एप्सिलॉन। अच्छा, इसी थ्योरम को हम अगर लेस देन के लिए लिखें तो यहाँ पे आएगा इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड xn लेस देन एप्सिलॉन दिस इज 1, ठीक है ना। मोर देन एप्सिलॉन 0 लेस देन एप्सिलॉन 1। अब अगर ये प्रोबेबिलिटी हम निकाले है ना, तो xn कुछ भी है, बस मीन 0 वेरिएंस 1 है। तो क्या ऑलमोस्ट श्योरली 0 पे आएगी? ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह क्या है? देखो इसका वेरिएंस 1 है, तो वेरिएंस 1 है तो एट द एंड दिस विल नॉट कम टू 0 है ना, वेरिएंस 1 का है तो 0 पे तो नहीं आएगा। 0 पे तब जाएगा जब वो डीजेनरेट होगा है ना। तो yn जा सकता था बट xn विल नॉट गो, ठीक है ना। तो इसकी वजह ये है, देखो मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों होगा। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना xn लेस देन एप्सिलॉन। अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड xn लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब होगा PDF ऑफ xn x dx माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन, ठीक, सॉरी माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन में बी एनी रियल नंबर। तो इसके लिए आंसर इसका 1 आना चाहिए है ना, बट ऐसा नहीं होगा है ना, ऐसा नहीं आएगा। दिस विल नॉट बी 1, ये कहीं ना कहीं 0 को अप्रोच करेगा। दिस विल बी नियर टू 0। तो मैं बस अभी इतना बोलना चाहता हूं कि ये 1 नहीं आएगा। क्यों 1 नहीं आएगा? क्योंकि 1 तब आता जब सपोर्ट में पूरा सैंपल स्पेस आ जाता। लेकिन यहां पे क्या है, xn एक रैंडम वेरिएबल है जिसमें xn इज अ रैंडम वेरिएबल हैविंग मीन 0 वेरिएंस 1। तो 1 का वेरिएंस है इसका, तो इसका सपोर्ट एक्चुअली है ना। तो माइनस एप्सिलॉन से प्लस प्रोबेबिलिटी 1 कैसे आ सकती है? जब 1 आएगी तो वो हो भी सकता था, तो ऐसे ही नहीं होगा ये ना। तो ये तो गलत है, तो ऐसे ही गलत है। yn के बारे में बोलता फिर हो सकता था। yn तो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर से अगर मान लो चलो ये तो xn है, ध्यान रखो बाकी 3 ऑप्शन है, yn है, यहाँ xn कर दिया। अगर yn होता तो क्या होता? अगर क्वेश्चन में ये होता कि yn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, तो yn क्या है? t बार कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0। और स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है? t बार विल कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्सपेक्टेशन ऑफ t। अब तुम बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ t क्या आएगा? t को हमने x1 x2 ले रखा है, t1 का मीन वही होगा जो t का मीन होगा, क्योंकि t पॉपुलेशन है ना, मैं बोल रहा हूं। तो यहां से अगर आप फाइंड करोगे ईच xi का मीन 0 है, xi इंडिपेंडेंट है,
तो हमने पहले भी प्रूव किया हुआ है कि ई ऑफ टी यहाँ से 0 आएगा, क्योंकि T1 लगाओगे 0 इंटू 0 तो ये 0, तो ये ट्रू है, दिस इज करेक्ट बाई स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर। अगर ये पूछता तो दिस इज फाइन, है ना, तो इसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर yn होता yn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट सोली टू 0, यस बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, तो ये अभी गलत है, xn नहीं होगा। अब बचा ये yn को चेक करना, yn कन्वर्जेस इन सेकेंड मीन टू 0, तो इसका क्या मतलब है, मुझे ये चेक करना होगा उसके लिए yn कन्वर्जेस इन सेकेंड मीन टू 0, तो इसका मतलब होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ yn इज t बार, ठीक है ना, yn जो हमारा है वो t बार है, सो t बार माइनस 0 का होल स्क्वायर की लिमिट 0 आनी चाहिए, है ना, ये थ्योरम यही है कि दिस लिमिट शुड बी इक्वल टू 0, तो ये कहीं ना कहीं तो इतना ही हो गया ना, तो अब इसका लिमिट निकाल लो। सो हमारा काम क्या है, सो हमारा अब काम है लिमिट निकालना। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ t स्क्वायर, t बार स्क्वायर, राइट, yn इज t बार स्क्वायर, ठीक है, दिस yn इज t बार। तो किसी का स्क्वायर का कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेशन का, मतलब हो गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ t बार होल स्क्वायर प्लस वेरिएंस ऑफ t बार, यही फॉर्मूला होता है, ई एक्स स्क्वायर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वेरिएंस x, तो इसको यूज कीजिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ t बार कितना होगा, ये तो मीन 0 ही आना है क्योंकि ईच ti का मीन 0 है, तो पहला टर्म तो 0 हो गया। अब वेरिएंस ऑफ t बार कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर बाई n, और सिग्मा स्क्वायर 1 आया था, उसमें वेरिएंस चेक करो 1 आएगा, हमने पहले कर रखा है ना मैंने कैलकुलेशन, तो 1 बाई n और 1 बाई n, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कितनी आएगी, ये आ गई 0, इसका मतलब ये सही है, देख लो भाई। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर जो ये है, दिस इज ट्रू, बी इज ट्रू, तो इसमें ए बी सी ट्रू है, और अगर डी में xn की जगह yn होता तो डी भी ट्रू होता, लेकिन xn है इसीलिए नहीं हुआ, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, इस पे आओ, ये तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का है, तुम इजीली कर लोगे। देखो ये बोल रहा है कि xn बी ए सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल विथ मीन 4 वेरिएंस 9, सो मीन 4 वेरिएंस 9, सो यू नो ये जो yn है, yn क्या है, yn इज x बार, ये जो yn यहाँ लिखा है, सो yn इज x बार, एंड व्हाट वी नो दैट x बार माइनस इसका मीन, तो x बार का मीन वही होगा जो पॉपुलेशन का मीन है, अपॉन उसका वेरिएंस। अच्छा छोड़ो, मैं सीधा सीधा ये पूछ लेता हूँ तुम लोगों से, अभी जिन लोगों को याद होगा बताना, तुम ये बताओ रूट n टाइम x बार माइनस मीन ऑफ x कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में ये लिखाया था मैंने अभी ना सर, नॉर्मल 0,9, हाँ सिग्मा स्क्वायर जी, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, सिग्मा स्क्वायर 9, और म्यू की जगह आ जाएगा 4, ठीक, और x बार ही yn है, तो ये जो क्वांटिटी yn माइनस 4 है, जो कि x बार माइनस 4 है, कन्वर्जेस इनटू रूट n, कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0,9, ठीक है, यहाँ तक मुझे चाहिए ये क्वांटिटी, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये समझ आया कि इसका जो मीन है ना वो 0 है, और इसका जो वेरिएंस है वही 9 ही होना है, हमें उसका स्क्वायर चाहिए। तो पहले देखो एक काम करता हूँ यहाँ से, सो यहाँ से मुझे चाहिए दिस क्वांटिटी, तो नाउ आई नीड दिस प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सो मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, रूट n का स्क्वायर होगा n, रूट n का स्क्वायर, उस n को मैं बाहर कर ले रहा हूँ, तो मैंने 1/n बाहर कर लिया, तो अभी बचा मेरे पास, अच्छा मुझे वहाँ रूट n अगर लगा दे तो ज़्यादा आसान होता, तो रूट n मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आसान रहेगा, है ना, हमें आसानी रहेगी कि मैं इसको रीफ्रेम कर रहा हूँ। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसको मतलब रूट n yn माइनस 4, तो yn इज x बार, तो बेटर मैं x बार लिखता हूँ, x बार माइनस 4 अपॉन, ये रहने दो, अब बैलेंस करने के लिए यहाँ n आ जाएगा, और इस पूरे का वहाँ पे स्क्वायर लगा रखा है, देख लो, ठीक है जी, इस पूरे का स्क्वायर लगा रखा है, तो मैंने क्या किया, जस्ट रूट n से मल्टीप्लाई डिवाइड, इस n को बाहर निकालेंगे, तो n पे स्क्वायर लगा हुआ है, n स्क्वायर बन के बाहर आएगा, सो इट विल बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
1/n², ये n को मैं बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है मेरे पास, इसको बाहर निकाल दिया, स्क्वायर बन के बाहर आ गया। अब बचा एक्सपेक्टेशन ऑफ √n x⁻⁻4 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, सो इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n² रहने दो, फिर से समथिंग लाइक EX² टाइप का आ गया है ना, EX² टाइप का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेरिएंस ऑफ √n x⁻⁻4 प्लस E ऑफ √n x⁻⁻4 या ये समझ लो कि ये z में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, कोई बात नहीं, अभी रहने दो। तो दिस ये आ गया, EX² को लिख सकते हैं वेरिएंस x प्लस EX का होल स्क्वायर, तो यहाँ एक स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब बताओ, मीन तो इसका 0 है, इसका मीन तो 0 है, तो ये टर्म तो हो गया 0, गायब हो जाएगा। अब वेरिएंस, वेरिएंस इसका 9 है, कब? जब n टेंस टू इन्फिनिटी है तब। तो इसका वेरिएंस 9 पे जा रहा है और अपॉन में ये n² बन के बाहर आया था। ठीक, तो 9/n² कितना आएगा, समझ आ रहा है जी? सो ये तो 9 है ना, इसका वेरिएंस तो 9 है यहाँ पे, सो और यहाँ n² है, तो 9/n², ये 9 पे कन्वर्ट करेगी n² पे, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 0 आ जाएगी, तो आंसर इज 0। चेक कर लो। हालांकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे ही था, लेकिन √n इसने कंफ्यूज करने के लिए वैसा कर दिया है, ठीक है ना, yn समेशन x बार है, तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर हम लोग किधर chi² में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? जी जी, उससे शायद उससे आसान होता है ना। स्क्वायर कर दे तो chi² हो जाता है, यहीं से आप 3 से डिवाइड, यहाँ ऐसा हो जाता √n x⁻⁻4 बाई, अगर मैं यहाँ 3 ले लिया होता आसान होता है ना, सिग्मा बाई √n, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, स्क्वायर कर देंगे तो chi² 1 हो जाएगा, तो ये भी हो सकता था, तो शायद ये आसान पड़ता है ना। अपना डिपेंड करता आप कैसे सोचते हो, एक क्वेश्चन 50 तरीके से हो सकता है। सो इसका अगर आप स्क्वायर करते तो दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, स्क्वायर विल कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू chi² 1। अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन ले लीजिए, इसका कितना आएगा, इसका एक्सपेक्टेशन, तो उससे भी आया, दूसरा मेथड है ये। सो है ना, यू कैन सिंपली टेक एक्सपेक्टेशन, तो यहाँ से आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ, स्क्वायर कर दो, सो √n x⁻⁻4 और या स्क्वायर कर लो पूरा पूरा अपॉन 3, इस पूरे का स्क्वायर जो है, तो chi² 1 का मीन कितना आता है भाई, 1 आ जाएगा। हम लोग एक्स्ट्रा 3 लिए थे, इसीलिए तो मल्टीप्लाई करना होगा। कोई दिक्कत, बाहर बुला लेते हैं, अब बाहर बुला लेते हैं। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये √n को भी बाहर बुला लो, 3 को भी, तो √n स्क्वायर बन के n आ जाएगा और 3 9 आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक और √n चाहिए जो पूछा है उसने, उसके लिए है ना, जो उसने पूछा है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, तो एक √n और चाहिए, तो क्या होगा बताओ? बैलेंस करना पड़ेगा। √n हाँ, से मल्टीप्लाई करना तो पहले बैलेंस करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ से जब आप लिखेंगे एक्सपेक्टेशन, अभी बचा हुआ है x⁻⁻4 का होल स्क्वायर ही बचा हुआ है बस, इज 1। अब मुझे तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ √n चाहिए इसके अंदर, तो बैलेंस करने के लिए बाहर, तो एक बाहर n आ जाएगा, फिर n² हो गया, तो इस n, इसको 1 को इधर बुला लीजिए, फिर हो जाएगा काम, है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ से आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आ गया n²/9 एक्सपेक्टेशन x, वही जो उसने पूछा हुआ है, x⁻⁻4, बात तो सेम ही है ना, -1 इज 0। अब इसको ठीक से सिंप्लीफाई करके LCM लो, इसको इधर भेजो, तो एट द एंड ये कितना आ जाएगा, 0 ही होना पड़ेगा इसको, वरना इन्फिनिटी आ जाएगी ना। या ऐसे ही सोच लो, छोड़ो, ऐसे भी तुम खुद सोच के देखो कि ये आंसर 0 का 1 कब आ सकता है, ये तो 1 है ना, ये 1 कब, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इसको क्या होना पड़ेगा ताकि 1 हो जाए, तो इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बनना पड़ेगा ना, नहीं तो इन्फिनिटी आ जाएगी। अगर ये नॉन जीरो नंबर आया तो इन्फिनिटी इंटू नॉन जीरो इन्फिनिटी आ जाएगी, बट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको याद होगा लिमिट में अप्रोच यूज करते हैं हम कि उसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बनना होगा, तो इसीलिए इसको 0 होना होगा ताकि इन्फिनिटी इंटू 0 बनेगा, जो बाद में सिंप्लीफाई करके 1 आ जाएगी। अगर ये नॉन जीरो हुआ तो आंसर इन्फिनिटी आएगी, जो कि वहाँ 1 है, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। सो मीन इट हैज़ टू बी 0, लिमिट है कॉन्सेप्ट से, नहीं तो क्या करो LCM लो, इसको उधर भेजो तो 9/x² आ जाएगा, फिर उससे आ जाएगा।
तो ये भी तरीका सही है, जो भी समझ आ रहा है वैसे आंसर 0 ही आएगा। एनीवे आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो थ्योरम है, अब बता पाओगे? तो इसका थ्योरम तो मैंने बताया ही नहीं कन्वर्जेंस इन मीन का, इसका थ्योरम बाकी है, बाकी कैलकुलेशन पे आते हैं, फिर थ्योरम लिखा दूंगा तो हो जाएगा। इसका भी थ्योरम नहीं लिखाया अभी के लिए, ये कर पाओगे? ये तो आसान है, सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, हालांकि ये हो जाएगा, ये सैम्पलिंग का है, इसे लिमिट थ्योरम से कुछ है नहीं खास। ठीक है जी, देख लो, इसमें कुछ है नहीं। इसमें बोल रखा है कि जो ईच एक्स आई है ना, ईच एक्स आई है नॉर्मल 1,4, तो एक्स आई माइनस 1/2 जो होगा नॉर्मल 0,1, तो एक्स आई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर होगा काई स्क्वायर 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये पूछा है तो उसको ठीक से अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका मीन यहाँ से आ जाएगा, तो इसको यूज़ करके आगे काम करो। एस एन क्या है? स्क्वायर है, तो इसमें इसको बैलेंस करके यहाँ से आ जाएगा। तो ट्राई करके देखो, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा। एक तो मीन ऐसे ही आ जाएगा, वेरिएंस के लिए बस सोचना पड़ेगा, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है, डायरेक्टली मीन वेरिएंस लगा लो। डायरेक्टली ई एक्स एन लगाओगे, ये तो आसान है ना, ई ऑफ एस एन डायरेक्टली लगाओगे तो ये एन टाइम ई ऑफ x1 स्क्वायर हो जाएगा। x1 स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा? x1 का मीन 1 वेरिएंस 4 है, तो वहाँ से नहीं आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, छोड़ो अभी यहाँ पे आओ। ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि xn बी अ सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल हैविंग यूनिफॉर्म 0-2 डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि xn का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, तो ईच xn हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0-1, तो xn/2 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0-2 था जी, तो यूनिफॉर्म 0-1। ठीक, तो ईच xn हैज़ यूनिफॉर्म 0-2, xn/2 हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0-1। अब मुझे कोई बताओ 1 माइनस xn/2 का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म 0-1 ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 माइनस एक्स का सेम ही रहता है। यहाँ ध्यान से देखो, वही है 2 माइनस एक्स आई है, तो अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा ना तो आ जाएगा। तो ये क्या है? लॉग प्रोडक्ट है, लॉग को खोलोगे प्रोडक्ट में क्या होता है? समेशन। समेशन हो जाएगा, पावर 1 वाले पावर को बाहर बुलाओ। तो देखो इसको मैं एक थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँगा ना, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ आपके लिए, तो ये आ जाएगा 1/n बाहर माइनस लॉग, तो माइनस के साथ बाहर करो, माइनस 1/n, और लॉग को प्रोडक्ट में ब्रेक करो, लॉग a इंटू बी इंटू सी ऐसे है, तो प्रोडक्ट में ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा। या पहले एक काम कर सकते हो, तुम निकाल सकते हो बाहर 2, रहने दो अभी, तो यहाँ से आ जाएगा समेशन लॉग 2 माइनस एक्स आई फ्रॉम 1 to n। ठीक, बोलो भाई अब क्या करोगे? अब यहाँ से हम ऐसे सोच सकते थे ना, बात तो बराबर ही है, जैसे भी तुम सोचो कि जैसे यहाँ से 2 माइनस एक्स एन, इतना ना करके तुम डायरेक्टली यहीं पे आ जाओ। देखो एक्स एन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0-2 है, तो 2 माइनस एक्स एन का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म 0-2 ही होगा। चेक करके देखो, होगा? एक्स एन यूनिफॉर्म 0-2 है, तो 2 माइनस एक्स एन कितना होगा? यूनिफॉर्म 0-2 आएगा। यस सर। ठीक है। अब जैसे वो 2 माइनस एक्स एन है, यूनिफॉर्म 0-2 है, अगर मैं अभी के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या दिक्कत आएगी? अभी जस्ट इसको मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं तो लॉग में बस 2 to 2 बाहर आ जाएगा n टाइम। हाँ तो ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन चाहिए। तो या मैं ऐसा पूछूं, लॉग 2 माइनस एक्स का मीन कितना आएगा? छोड़ो, यहाँ से ये बताओ, माइनस ऑफ इसका नाम रख दो, 2 माइनस एक्स का नाम कुछ रख दो अभी के लिए, कुछ वाई नहीं है ना, चलो मैं नाम रख दिया वाई एन। ठीक है जी, अभी मैंने वाई एन नाम रख दिया। तो मुझे कोई ये कैलकुलेशन करके बताओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस ऑफ लॉग वाई एन का मीन कितना आएगा? सिंप्लीफाई कर सकते हो, या डायरेक्ट थ्योरम भी है, मैं थ्योरम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, कई सारे अप्रोच मुझे दिख रहा है। एक तो अप्रोच है कि मैं ये थ्योरम यूज़ कर लूँ कि x यूनिफॉर्म 0-1 है, तो माइनस लॉग x का डिस्ट्रीब्यूशन पता है किसी को? सर बीटा 1 को एक्सपोनेंशियल 1, हाँ वही आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल 1 होगा। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल 1, इससे भी कर सकते हैं हम लोग,
तो उसके लिए यूनिफॉर्म 0 1 में लाना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म 0 1 कैसे आएगा, तो इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से डिवाइड करोगे log 2 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होके, अरे यार ये तो इसका अलग चक्कर है। हाँ, सिंपली थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए इसमें, देख लो मैं ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ये 2 माइनस एक्स एन अपॉन 2 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1, तो वहाँ मैं 2 माइनस एक्स एन अपॉन 2 बनाना चाह रहा हूँ। तो ये जो जेड एन है, अब जेड एन को देखो, जेड एन इज -1/n समेसन आई फ्रॉम 1 to n, log 2 को ऐड किया और log 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो जब log 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके साथ 2 डिवाइड हो जाएगा, तो प्लस log क्या था 2 माइनस, ये 2 है ना, 2 माइनस एक्स आई अपॉन 2, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो। सो ये वाली चीज़ सेम है कि नहीं, दिस एंड दिस आर सेम, log a प्लस log b, log a इंटू बी, तो वही बनेगा। ओके, उसको बाहर निकाल लो, तो जेड एन अब बाहर निकलेगा, तो ये जो समेसन इसका n टाइम हो जाएगा, n कैंसिल, तो माइनस log 2, ठीक, और -1/n समेसन log 2 माइनस एक्स आई अपॉन 2 आई फ्रॉम 1 to n। नाउ दिस इज द केस, देखो अब इजीली समझ आ गया। यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, इसका नाम रख दो अभी के लिए yn, ठीक, तो ये क्या है, दिस इज जेड इज नथिंग बट माइनस log 2 माइनस, इसका नाम रख दिया yn, तो 1/n समेसन yn आई फ्रॉम 1 to n, या yi, तो मतलब y बार हो जाएगा, ठीक है जी, yi और yi आई फ्रॉम 1 to n, तो ये तो y बार है, दिस इज y बार। अब बताओ मुझे यहाँ से क्या होगा, बोल रहा है जेड एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली 2, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगाने हैं, तो मुझे ये बताओ y बार कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू व्हाट, EY, और EY कितना है, ये मैंने y नाम रखा है यूनिफॉर्म 0 1, तो यूनिफॉर्म 0 1 का नाम क्या है, यूनिफॉर्म 0 1 का मीन कितना है 1/2, ठीक, तो ये तो हो गया, ये तो y बार ही तो है, तो इसका आंसर है दिस कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू माइनस log 2 एज इट इज माइनस हाफ, ठीक है, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। सिंप्लीफाई कर लो कैलकुलेटर से, आ जाएगा। तो हमने स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगाए, ठीक है ना, y बार कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू EY इज y नाम दिया 2 माइनस एक्स एन अपॉन 2 का, 2 माइनस एक्स एन अपॉन 2 बनाए, 2 माइनस एक्स आई अपॉन 2, बात बराबर है, तो ये बनाया, ठीक है, तो यहां से हम यहां पे आए, तो आंसर इज दिस, सिंप्लीफाई कर लो। नेक्स्ट पे आओ, इस पे आओ, ये भी ऑलमोस्ट श्योर का ही है, ऑलमोस्ट श्योर। देखो ऑलमोस्ट श्योर के जो भी क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर क्वेश्चन वीक लॉ ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर से ही हो जाएगा, तो आपको डेफिनेशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां समझिए, बोल रहा है एक्स एन अल्फा इज द सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल सच दैट, तो ये कौन सा रैंडम वेरिएबल, कोई बता पाएंगे देख के मुझे, ये बताओ, ये जो रैंडम वेरिएबल यूज किया है इसने, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एन अल्फा, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, बर्नौली विथ पैरामीटर 1/n की पावर 2 अल्फा, ठीक है जी, क्योंकि 1 पे ये प्रोबेबिलिटी है, 0 पे बर्नौली है। नाउ कह रहा है एस एन इज वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच, कल मैं ये क्वेश्चन कर रहा था, आपको याद होगा, जब 1/n बर्नौली 1/n लगा रहा था, तो वो सीरीज कन्वर्ज तो उसमें ना, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा था, ऑलमोस्ट श्योर में। मैं ये कह रहा हूँ, कल जब हमने लिए थे एक्स एन इज बर्नौली 1/n, देन एक्स एन डज नॉट कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, बट कल मैं जब लिख रहा था, बट व्हेन आई टेक एक्स एन एज ए थ्योरम है, मैं फिर से लिख देता हूँ एज ए थ्योरम, तो एक्स एन जब मैंने वही वेरीफाई करने के लिए ये लिया था, तो अगर आपको याद हो या कल का क्लास देखो, तो वहां आ गया था दिस, ये करेक्ट हो गया था सर, बिकॉज सर समेशन ये 1/n इज द डाइवर्जेंट सीरीज, हाँ, तो समेशन 1/n डाइवर्जेंट हो गया था और 1/n स्क्वायर्ड कन्वर्जेंट हो गया था, तो कन्वर्जेंट हो गया था, तो उस केस में तो उस तरह से केसेस थे। देखो तो यहाँ पे क्या आया था हमारे पास, तो ये वही पूछ रहा है, सेम चीजें हैं, तो पूछ रहा है कि एस इज द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस कन्वर्जेस टू ऑलमोस्ट श्योरली दिस, तो मैं सीधा सीधा थ्योरम लिखा देता हूँ ना, ये देखो ये कब होगा,
ये बर्नौली n की पावर 2 अल्फा है, तो ये जो xn अल्फा कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू 0 इफ एंड ओनली इफ, ये जो पावर है उसके लिए वो सीरीज कन्वर्ज करनी चाहिए थी, जो कल लिखा था ना, ये जो सीरीज अंत में ये आया था, ये कल मैंने कैलकुलेशन किया था इसका, तो ये आया था n की पावर 2 अल्फा, ये कन्वर्ज करनी चाहिए था। ये कब कन्वर्ज करेगी जी, ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी? सर अल्फा जब ग्रेटर देन हाफ होगा। 2 अल्फा को 1 से ज़्यादा होना पड़ेगा, तो अल्फा ग्रेटर देन हाफ होना पड़ेगा। पूछा क्या है हमसे, तो बताओ अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, व्हाट इज इन्फिमम ऑफ एस? तो एस था अल्फा की वो वैल्यू जिसके लिए ये कन्वर्ज कर रही है। तो मैं कल की ये बात बता रहा हूँ, मैं फिर से ये थ्योरम के तौर पे लिख देता हूँ, एज अ थ्योरम लिख लो। सो कल जब हम कर रहे थे सॉल्व, तो एक्स एन इज बर्नौली 1/n की पावर अल्फा है, तो हम लिखते हैं एक्स एन कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा की वैल्यू होनी पड़ेगी मोर देन 1। ठीक है, ये है। तो यहां से ये 2 अल्फा, द अल्फा हैज टू बी मोर देन 1, तो जो एस सेट है ना, तो ये सेट एस आ गया, अल्फा इज मोर देन हाफ। तो बताओ इस सेट का इन्फिमम क्या है, मतलब ये हाफ से इन्फिनिटी हो गया। सो व्हाट इज इन्फिमम? इन्फिमम इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो व्हाट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट? हाफ ही है। यस, इट इज हाफ, तो आंसर इज हाफ। ठीक है, सो हाफ इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो हाफ इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1/2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये तो सेंट्रल लिमिट, अच्छा ये उस पे है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम नहीं, क्या बोलते हैं इसे, डेल्टा मेथड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैसे क्वेश्चन फॉर द डेल्टा मेथड, तो आपको थोड़ा सा फिट करना पड़ेगा इसको ठीक से। सो ये डेल्टा मेथड का क्वेश्चन है। तो लगाओ भाई, ट्राई करो डेल्टा मेथड से। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया कि एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल EX1 0 है, EX1 स्क्वायर 1 है, EX1 की पावर 4 3 है। फर्दर YN देखो XI स्क्वायर का एवरेज है, तो YN जो है, अगर मैं मान लो एक्स स्क्वायर का नाम लेट से T रख देता हूँ, XI स्क्वायर इज TI, तो ये जो YN यूज किया है ये T बार है यहाँ पे फिर से। ठीक है, TI क्या है मेरा, XI स्क्वायर है, ले लिया मैंने, तो मतलब T1 + T2 + T3 अप टू n/n, तो TI हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ TIs, है ना, YN T बार है ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ TI मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ XI स्क्वायर जो कि 1 है। व्हाट इज वेरिएंस ऑफ TI? वेरिएंस ऑफ TI मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ TI स्क्वायर माइनस, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ TI स्क्वायर 3 है। ठीक है ना, यहाँ से तुम वेरिएंस ऑफ अगर एक्स स्क्वायर निकालोगे ना, तो ये आएगा 3 - 1 2 आएगा, तो वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर 2 आया, तो वेरिएंस ऑफ TI भी 2 आएगा, 3 - 1। ठीक है, ये आ गया, कोई बात नहीं। तो T जो सैंपल पॉपुलेशन है, T का मीन 1 वेरिएंस 2 है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अब इसको ठीक से फिट करो, ये जो Y बार, ये YN दिख रहा है, T बार है, तो यहाँ आएगा व्हाट फंक्शन विल यू कंसीडर सो दैट ऐसा हो जाए। तो 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी YN - 1 प्लस √n YN - 1 अपॉन √3 लेस देन इक्वल टू 1। YN - 1 कॉमन निकाल लो, सो YN में भी सेंट्रल लिमिट थ्योरम का ही है, तो इसमें से YN - 1 कॉमन निकाल लो दोनों में से। सो जब YN - 1 कॉमन निकालोगे, सो क्या आएगा टोटल में से, सो 1 प्लस √n/3 लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ 1 को मैंने इसलिए बुलाया इधर सो दैट YN - 1 कॉमन आ जाए। तो यहाँ से क्या आ गया अब, ठीक है जी, उसको उधर भेज दो चाहो तो, सेंड इट देयर। तो इसको उधर भेज दो, तो इसको उधर भेजोगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी YN - 1 लेस देन था ना, लेस देन इक्वल टू, LCM ले लो, तो ये 3 इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा √n + 3, यहाँ तक ओके है। सो प्रोबेबिलिटी, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम से हो जाएगा, डेल्टा मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी YN लेस देन इक्वल टू 1 + 3 अपॉन √n + 3। अब क्या करते हैं, YN क्या था मेरा, T बार था, YN वॉज T बार, देख लो,
सो वाई एन वर्स टी बार, तो आपको पता है थ्योरम से कि टी बार माइनस मीन ऑफ टी विच इज़ 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 2 बाई रूट एन होगा. दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1 बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम. टी बार माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन रूट एन, नहीं 2 अपॉन रूट एन, 2 तो थ्री के वेरिएंस, जगह में रूट थ्री होगा. रुक जाओ 2 की जगह रूट 2 होगा. नहीं सर, थ्री के जगह में कहाँ पे? थ्री होगा, सब थ्री पे. अच्छा यहाँ मैंने गलती से ओके ओके सही है अब. हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ भी रूट थ्री राइट जी. ओके अब यहाँ भी रूट 2 आएगा क्योंकि वेरिएंस इज 2, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 2 आएगा. सो 2 बाई एन का रूट. ओके अब इसको ठीक करो, फिट करो भाई. सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी वाई एन इज टी बार, तो वाई एन माइनस इट्स मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 2 बाई एन, तो यह आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 अपॉन, तो एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले लो, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे. इफ़ यू वांट टू टेक एलसीएम, तो ये रूट एन प्लस रूट 3 माइनस 1, अच्छा वो तो कट ही गया 1 1, तो बचा रूट अंडर 2 बाई रूट एन. अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ इसमें एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या आएगी लिमिट, केयरफुल्ली कैलकुलेट करो. क्या लिखा हुआ है 1, दे 1 तो 1 कट गया, ये कट गया, तो अभी बचा हुआ है आपके पास रूट 3 अपॉन रूट एन प्लस रूट 3, यहाँ रूट 2 अपॉन रूट एन है. व्हाट इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी? तो ये तो जेड हो जाना है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम से जेड हो जाना है, लेस देन इक्वल टू. इसमें एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, बताओ क्या आंसर आ रहा है. एक मिनट, डबल रूट यहाँ लगा दिया मैंने, रुक जाओ, यहाँ गलती से ये हाँ रूट 2 बाई एन है जस्ट. आई थिंक रूट एन तो कैंसिल करवा देगा ना, तो बचेगा क्या रूट 3 अपॉन रूट 2 आई थिंक, या चेक कर लो तुम लोग. रूट अंडर 3/2 बचेगा. अब देखो ये पूछ रहा है ये फाई सी आ गया, तो फाई सी का मतलब, इसका मतलब तो आपको पता ही है. सो ये किसके इक्वल आ गया? दिस इज द कैपिटल फाई ऑफ रूट अंडर 3/2. सो एज पर दिस क्वेश्चन your answer will be phi c, and c we got is, तो c we got is root 3/2. so they are asking the value of c square. what is the value of c square? तो c square is 9/4. ओके 9 ने गलती कर दिया, 3/4, तो ना कैलकुलेशन मिस्टेक होता है ना, रूट में है ना. हाँ हाँ ये रूट में है ना, सो 3/2 क्योंकि रूट में c है, c square is 3/2. एनी मिस्टेक चेक कर लो और कुछ क्वेरी बताओ. सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाया हमने, वी जस्ट अप्लाइड सेंट्रल लिमिट थ्योरम. कम टू दिस क्वेश्चन, एक्स के विद द सीक्वेंस ऑफ आईआईडी बर्नौली, तो यहां बोल रहा है कि एक्स के जो है बर्नौली पी. सो पहले तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि एक्स के की पावर के का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा भाई? बर्नौली पी होगा. हाँ क्योंकि बर्नौली का पावर कुछ भी ले लो बर्नौली ही रहता है, तो ये बर्नौली पी ही रहेगा. ठीक, अब तो इसका नया नाम दे दो, एक्स के का नाम वाई के रख देते हैं. तो दिस इज समथिंग लाइक 1/n समेशन वाई के फ्रॉम 1 to n. दिस समथिंग लाइक वाई बार. बोल रहा है कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू. सो दिस कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर. क्या कहता है? पी हो. ई वाई और ई वाई, इसका मीन कितना होगा? यही ई वाई है, पी है ना. यस पी. सो पूछना क्या जा रहा है? सो आंसर इज पी. देख लो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर के ही हैं. मतलब सॉरी, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज जो भी क्वेश्चन है वो थ्योरम से ही हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर से हो जाएगा जो ऑलमोस्ट श्योर के क्वेश्चन हैं. एक शुरू में था, फिर मैं आता हूँ बाकी थ्योरम्स पे. ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है, आई होप आप लोग आंसर निकाल पाएंगे. बताइए आंसर सब लोग कैलकुलेट करके, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है. तुम लोग बताओ भाई, ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, फिर मैं थ्योरम्स लिखूंगा. अभी सेंट्रल लिमिट थ्योरम का है, कैलकुलेट करके आंसर बताओ.
सर जीरो आंसर हम्म। जीरो आंसर हाँ, आंसर तो पता नहीं, बाकी लोग बताइए, जीरो आ रहा है क्या बाकी लोगों का? ठीक है। ठीक है, तो मैं आगे थ्योरम्स लिखता हूँ। तो क्वेश्चन जो थे मैंने ट्राई किए, अभी और भी क्वेश्चंस होंगे जो ढूंढने पड़ेंगे, तभी थोड़े से कुछ थ्योरम्स लिख लेते हैं। तो वो तो हम लिखे, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर हमने ऑलरेडी लिख रखा है। सो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर वी हैव ऑलरेडी डन, एंड स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर भी लिख लिया था। एंड ठीक है। देखो ये कह रहा है कि थ्योरम कह रहा है कि मान लो एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ठीक, एंड जहां पे एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, देन ये कहता है कि एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स, ठीक, मतलब अपने पॉपुलेशन पे दिस विल कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ, या मैं ऐसा बोलूं दैट इज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड, दैट इज वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड इफ एंड ओनली इफ, ये कहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स बार स्क्वायर, दिस शुड बी जीरो। ये सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। मतलब ना कई बार ये ऑप्शन में आ जाएगा कि ऐसा कब होल्ड करेगा। सो दिस विल होल्ड इफ एंड ओनली इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, इसकी लिमिट, नॉट दिस ओनली, सो लिमिट ऑफ दिस क्वांटिटी विल बी जीरो, है ना। सो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड इफ एंड ओनली इफ दिस, ई एक्स पता ना पॉपुलेशन से आया और वहाँ पे सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स है, या इतना लिखने के बजाय सीधा सीधा बोलो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड इफ एंड ओनली इफ दिस हैपेंस। तो ये जस्ट थ्योरम है, प्रूफ इसमें दे रखा है, बुक में देख सकते हो आप, रोहतगी वाले बुक में। नेक्स्ट थ्योरम है कि लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल सच दैट ई ऑफ एक्स एन को म्यू एन नाम दिया है और वेरिएंस ऑफ एक्स एन इज सिग्मा एन स्क्वायर, एंड सो यहाँ पे एंड कोवेरिएंस बिटवीन एक्स आई एक्स जे इज जीरो फॉर ऑल आई डिफरेंट देन जे, ठीक है। तो पूछ रहा आपसे, तो बोल रहा है कि देन, एक तो आप ये जानते हो समेसन एक्स आई माइनस समेसन एक्स आई माइनस समेसन म्यू आई, इसका मीन हो जाएगा, यही होगा ना, और अपॉन में इसका वेरिएंस कितना होगा, आई फ्रॉम 1 to n, ये एस एन है एक्चुअली, दिस इज एस एन, एस एन माइनस इसका मीन एस एन का, और अपॉन में इसका वेरिएंस सिग्मा आई स्क्वायर का सम हो जाएगा ना,
सो दिस क्वांटिटी दे से इस कंडीशन में वैसे कहाँ कन्वर्ज करेगी ये? तो अच्छा, इसमें एक और कंडीशन है कि अगर मान लो सिग्मा आई जो है उसका सम इन्फिनिटी पे जा रहा है, n टेंस टू इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें एक और कंडीशन है कि एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो वेरिएंसेस का सम है ना ये इन्फिनिटी है, तो क्या होगा? वेरिएंसेस का सम इन्फिनिटी हो जा रहा है, देन दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू जीरो। ये सब बेसिक कुछ थ्योरम है जो तुम इजीली प्रूव कर लो। होगा क्या, अब कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाओ अगर कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी का, तो मॉड आएगा और यहाँ से क्या लगता है, मॉड एक्स एन माइनस म्यू या एक्स आई में क्या था, एक्स माइनस म्यू का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, कौन सा थ्योरम है? चेबीशेव्स इनइक्वालिटी। चेबीशेव्स इनइक्वालिटी से इजीली प्रूफ आ जाएगी इसका, मतलब कुछ खास है नहीं, तो याद नहीं भी है तो प्रूफ कर लोगे, 2 लाइन में प्रूफ हो जाएगा चेबीशेव्स इनइक्वालिटी से, ये आ जाएगा। है ना, बुक्स में बहुत सारे थ्योरम्स ऐसे रहते हैं, है ना। तो बाकी वीक लॉ ऑफ लार्ज में तो पता ही है तुम लोगों को, तो उसमें क्या ही लिखाना है। हमने स्लट्सकी थ्योरम ऑलरेडी लिख रखा है, दोबारा नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। बाकी लास्ट क्लास में ये भी थ्योरम लिखे थे। हाँ, इसमें ये एक थ्योरम है कि बोलना चाह रहा है कि लेट एक्स एन बी अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ, लेट एक्स एन बी अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक। एक्स एन बी अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स such that xn converges in probability to 0। तो कहता है इस केस में then xn will converge almost surely to 0। जैसे मान लो xn कोई रैंडम वेरिएबल है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे मैं 1/n ले लेता हूँ, या है ना, जैसे हम लेते हैं कोई प्रोबेबिलिटी ऐसा जिसमें वैल्यू डिक्रीज कर रही हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजेस सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। फॉर एग्जांपल xn 1/n, xn का सपोर्ट 1/n टाइप का है, तो उस केस में क्या होगा, अगर xn कन्वर्ज करती है इन प्रोबेबिलिटी 0 तो ये ऑलमोस्ट श्योर में जाएगी। और दूसरा एक और थ्योरम है कि लेट xn बी अ सीक्वेंस ऑफ, या इतना लिखने के बजाय मैं लिखता हूँ, लेट xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x, देन देयर एग्जिस्ट a subsequence of xnk such that xnk will converge almost surely to x। आई थिंक ये 0 के लिए होल्ड करेगा नहीं। सर देयर एग्जिस्ट ए सबसीक्वेंस नहीं, ठीक है, हाँ, सबसीक्वेंस xnk ऑफ x, सबसीक्वेंस किसका, xn है ना, xn का, xn। सो अगर देखो, हालांकि ये इन जनरल इंप्लाई नहीं करता, आपको कल याद होगा हमने कल लिखा था, तो अगर xn कन्वर्ज करती इन प्रोबेबिलिटी टू x, देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस ऑफ xnk of xn such that xnk will converge almost surely to x। इन जनरल xn will converge almost surely to, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि xn कन्वर्ज करेगी almost surely to x। सर ऐसा कुछ सिमिलर एग्जांपल थे ना कल एक ऑप्शन पे, हाँ, एक ऑप्शन ही था किसी PYQ में, ये ऑप्शन ही लिखा, 2022 हाँ, 46 वाला क्वेश्चन पे, किसी क्वेश्चन के डी ऑप्शन में ये ऑप्शन ही था। हाँ सर, हाँ सर। है ना। इन जनरल आप जानते हैं कि जैसे हम ये जानते हैं ना कि xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू x इम्प्लाइज xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x इम्प्लाइज xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, बस कन्वर्ज ट्रू नहीं है इन जनरल। तो अभी ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने का एक रास्ता ये है
कि ये खुद तो कन्वर्ज नहीं करेगी, लेकिन इसका एक सब्सिक्वेंस होगा जो इस पे कन्वर्ज कर जाएगी, ऑलमोस्ट श्योरली। और यहां से यहां जाने के लिए थ्योरम क्या था कि अगर डी जनरेट हो जाए तो ये इसको इंप्लाई करेगा, ये चीज है। और सिमिलरली यही था कि एक्स एन कन्वर्जेस इन आर एथ मीन टू एक्स इंप्लाइज एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स इंप्लाइज एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स। इन दोनों में ऐसा कोई जनरल कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रॉन्गर कंडीशन है। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा दीजिए। हम्म हाँ ठीक है। जैसे एक और थ्योरम लिखता है, ये तो अभी हमने कल लिखा था, कि कह रहा है कि लाइक एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो। तो इसका ये मतलब है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, अच्छा फॉर ऑल, सो आगे आएगा for all epsilon and delta both more than 0 there exists n naught belongs to natural number such that, ये इक्विवेलेंट क्राइटेरिया है, प्रोबेबिलिटी लिमसुप ऑफ, है ना, यहाँ ये लिमसुप, सो सुप्रीमम ऑफ दिस, या जस्ट जैसे इन्होंने लिखा है कि सुप्रीमम ऑफ मॉड एक्स एन मोर देन एप्साइलॉन इज लेस देन डेल्टा, ठीक है, जहां एन मोर देन इक्वल टू एन नॉट है, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ एक्स एन मोर देन एप्साइलॉन दिस, और ये बोल रहा है ऐसा होगा, ठीक है ना, या इसी को लिख रहा है ऑल्सो, एंड दैट इज, इसी को दूसरे तरीके से लिख रहा है कि लिमिट एन नॉट टेंस टू इन्फिनिटी, एन नॉट की जगह एम लिख सकता हूं मैं, तो एन नॉट के बजाय एम लिख दो, तो यहाँ अगर एम लिख दूंगा मैं तो बेटर रहेगा। तो एन मोर देन इक्वल टू एम, एम टेंस टू इन्फिनिटी, देयर एग्जिस्ट एम सच दैट प्रोबेबिलिटी यूनियन ऑफ इवेंट्स, किसका यूनियन लोगे, मॉड एक्स एन, है ना, मॉड एक्स एन मोर देन एप्साइलॉन, ये तुम्हारा एक इवेंट है, इसका यूनियन ले रहे हो, एन फ्रॉम एन नॉट टू इन्फिनिटी या एम टू इन्फिनिटी, दिस प्रोबेबिलिटी का जो लिमिट आएगी वो कितनी आएगी, मोर देन एप्साइलॉन लिया है मैंने, तो मोर देन एप्साइलॉन के लिए क्या आएगी, 0 आएगी। टाइम है ना, खत्म हो गया, सो अभी तो है, तो बस इक्विवेलेंट क्राइटेरिया है कि ऐसा होगा अगर एक्स एन कन्वर्जेस टू 0। ये वही लिमसुप वाला कंडीशन नहीं आ गया, ये तो वही हो गया लिमसुप ऑफ दिस, या मैं ऐसा लिखूं इसी को, दैट इज लिमिट, है ना, लिमसुप ऑफ, ये तो सेम ही चीज़ है, प्रोबेबिलिटी लिमिट सुपीरियर ऑफ मॉड एक्स एन मोर देन एप्साइलॉन इज 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये था, ये तो लिमसुप ही है, सेमी क्राइटेरिया है जो वो था। से थोड़े से स्टैटिस्टिक्स वालों को मुश्किल लग रहा हो क्या यूनियन लिमिट आ रहा है ना, ये थोड़े मेजर थ्योरी और ये सीक्वेंस उसमें आ रहा है ना, एनालिसिस आ रहा है इसमें क्योंकि ये तो मेजर थ्योरी से ही तो आया है। वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है, सेम ही चीज़ है ना, यहाँ जो लिखा था लिमिट यूनियन, या इसी चीज़ को ये लिख रहा है सुपीरियर, है ना, दिस इज सेम एज, ये कह रहा है बाद में कि यही चीज़ होगी लिमिट एम टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन का जो सुप्रीमम वैल्यू है, सुप्रीमम ऑफ मॉड एक्स एन n more than equal to m, this is more than epsilon, this is 0, all four are equivalent, ये बोलना चाह रहा है, writing this they are all equivalent, एक ही चीज़ है बस 4 अलग तरीके से लिखा गया है, ठीक है।
बाकी आर्यथमिन वाले कुछ थ्योरम्स लिख रहे हैं ना। तो आर्यथमिन वाले ये है, जैसे हम एक आपको याद होगा तो आप उससे रिलेट कर पाओगे, ई ऑफ एक्स की पावर मान लीजिए आर एग्जिस्ट, तो ये इंप्लाई करता है, इंप्लाई ई ऑफ एक्स की पावर एस एग्जिस्ट, ठीक है ना। यहां पे ऐसा हो जाएगा, फॉर ऑल एस लेस देन आर, ठीक है, फॉर ऑल एस मतलब हायर मोमेंट एग्जिस्ट करे लोअर मोमेंट। तो इसी तरीके से यहाँ भी थ्योरम है कि एक्स एन कन्वर्जेज इन आर एथ मोमेंट टू एक्स विल इम्प्लाई एक्स एन कन्वर्जेज इन एस एथ मोमेंट टू एक्स फॉर ऑल एस लेस देन आर। अगर मान लो एक्स एन कन्वर्जेज इन सेकेंड मीन टू एक्स, तो यही सब ऑप्शन में आ जाएगा, एक्स एन कन्वर्जेज इन सेकेंड मीन टू एक्स देन एक्स एन कन्वर्जेज इन फर्स्ट मीन टू एक्स, ये है, ठीक है। तो वैसा होगा। बाकी दूसरा थ्योरम ये है कि इफ एक्स एन कन्वर्जेज आर एथ मीन टू एक्स इम्प्लाइज ई ऑफ मॉड एक्स एन की पावर आर की लिमिट जो होगी, है ना, इसकी जो लिमिट आएगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, दिस विल बी एक्सपेक्टेशन मॉड एक्स की पावर आर, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में लिख सकते हो इसको, कैन राइट दिस इन ब्रैकेट, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। सो अगर एक्स एन कन्वर्जेज आर एथ मीन टू एक्स देन आर एथ मोमेंट ऑफ एक्स एन विल बी कन्वर्ज इन आर एथ मोमेंट ऑफ एक्स। तो एब्सोल्यूट है हालांकि, है ना, एब्सोल्यूट। नेक्स्ट जो थ्योरम ये बता रहा है कि सपोज एक्स एन कन्वर्जेज इन, जैसे ये बोल रहा है कि एक्स एन कन्वर्जेज इन मान लो सेकेंड मोमेंट टू एक्स, तो देन गारंटी है कि जो देखो ये वही चीज़ है, अगर ये सेकेंड मोमेंट में एक्स कन्वर्ट कर रहा है, वही चीज़ सेम ही है ना, उसी का बस। तो बोल रहा है कि एक्स एन की लिमिट ई एक्स के इक्वल आएगी एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स एन स्क्वायर की लिमिट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन स्क्वायर की लिमिट ई एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगी। ये लिमिट ही है, यहाँ जो कन्वर्जेंस लगा रहा हूँ ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर वाला कन्वर्जेंस है, ठीक है। दिस इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर वाला जो वो है, वो कन्वर्जेंस है इसका। अगर आर एथ मोमेंट है तो वैसे ही चलता रहेगा, जितने भी, अगर यहाँ आर लिख दूंगा तो लेस देन आर एथ मोमेंट कन्वर्ज करेगी, इसका ये मतलब है, ठीक है। वही तो वहाँ लिखा ना उसमें, तो हायर एग्जिस्ट करेगा, लोअर पे तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट जो थ्योरम तुम्हें बता रहा है, दिस इज सेइंग कि एक्स एन कन्वर्जन सेकेंड मीन टू एक्स एंड वाई एन कन्वर्जन सेकेंड मीन टू वाई, ठीक है। एक्स एन कन्वर्जन सेकेंड मीन टू एक्स एंड वाई एन कन्वर्जन सेकेंड मीन टू वाई। देन ये कहता है कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन इंटू वाई एम है, that will converge to e x y as n tends to infinity and m tends to infinity, ठीक है। मतलब इसकी लिमिट जो होगी वो इसके इक्वल आएगी, जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगी, m टेंस टू इन्फिनिटी होगी, उसके लिए। ये सब कुछ थ्योरम्स हैं, बाकी क्वेश्चंस देखना कल, है ना। वो तो मैंने एक थ्योरम लिख ही दिया था कन्वर्जेंस आर एथ मीन वाला, एक दो क्वेश्चन बीच में रह गया था, देखो तो उसको देखते हैं। टाइम है ना, अभी टाइम बहुत है, देखो। सो एक दो क्वेश्चन हमने बीच में, डेल्टा मेथड का, हाँ डेल्टा मेथड, डेल्टा में तो पहले उसी दिन करा दिया हमने। डेल्टा मतलब वही तो है, जी ऑफ एक्स बार माइनस जी म्यू, आज भी लिखाया था मैंने, वो तो उस दिन हमने पहले लिखा रखा है, फर्स्ट डे में ही, डे 1 में ही हमने डेल्टा मेथड, सेंटर लिमिट थ्योरम और कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखे थे, ठीक है। ये रहा डेल्टा मेथड बॉटम, जो बॉटम पे लिखा है, फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन जी,
अच्छा यहाँ रूट एन छूट गया, 1 मिनट इसको करेक्ट करना भाई, ये गलती से रूट एन छूट गया है, जैसे यहाँ पे है ना रूट एन, ये रहा रूट एन है ना, तो यहाँ रूट एन गलती से छूटा हुआ था, जैसे ये है ना, ये रूट एन है यहाँ पे, रूट एन टाइम दिस, तो वैसे ही वहाँ रूट एन होगा जो रूट एन मिस हुआ है। तो दिस इज डेल्टा मेथड जो लास्ट टाइम लिखाया था। थ्योरी कंप्लीट हो गया, मैं कल प्रॉब्लम करवा दूंगा कुछ और, या बाकी हम ब्रेक ले सकते हैं अभी कल, है ना। अभी थ्योरी ये इसमें कुछ बचा नहीं है थ्योरम, बाकी क्वेश्चंस हैं। हाँ तो एक क्वेश्चन मतलब क्लास रख सकते हैं फॉर द प्रॉब्लम, इस पे प्रॉब्लम पे। फिर अभी पहले मैं ये पढ़ाऊंगा, अभी ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे हम लोग, ये वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद फिर हम आएंगे यहाँ पे स्टोकेस्टिक एंड ऑल दैट, है ना। या पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, ये सब है। फिर बचेगा रिग्रेशन और इधर स्टोकेस्टिक, तो हो जाएगा। अभी तो पहले भी एस्टिमेशन कंटिन्यू करूंगा, अभी नेक्स्ट क्लास से थ्योरी जो होगी, एक क्लास प्रॉब्लम क्लास रखूंगा, उसके बाद जो थ्योरी होगी वो यहाँ से स्टार्ट, अभी ये थ्योरी कराऊंगा, एस्टिमेशन देन हाइपोथेसिस, फिर देखते हैं, फिर उसके बाद हो सकता है हम यहाँ पे आ जाए, या पहले ये नॉन पैरामीट्रिक कर सकते हैं स्टैटिस्टिक, उसके बाद ये सब बाकी आ जाएगा। ठीक है, अभी चलो, अभी मैं आगे एक दो क्वेश्चन छोड़ा था, बीच में छोड़ा इसलिए था क्योंकि मैं तब थ्योरी नहीं कराया था, अभी थ्योरी हो गया ना। देखो ये जो क्वेश्चन हमने छोड़े थे ये वाले, अब बताओ इसमें देखो सेकेंड और थर्ड, यही वाला क्वेश्चन था ना जो अभी छोड़ रहा था मैं, चेक करो क्या होगा। इसमें है कि एक्स एन बी ए सिक्वेंस ऑफ, ये तो हम लोग सॉल्व किया था अभी कल ही, तो ये ओके था, दिस वाज ओके, है ना, तो ये दोनों करेक्ट आया था। मीन आई थिंक मीन निकाला था कल हमने, मीन ये गलत आया था, इसका आई थिंक आया था 1 और इसका 0 आ गया था, तो ये गलत था। कल हमने 3 पार्ट किए थे, फोर्थ पार्ट क्या है कि हमने पता है कि एक्स एन कन्वर्जेस, यहाँ पे एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, तो कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एक्स एन के ऑफ एक्स एन सच दैट एक्स एन के कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली, तो वही चीज़ है। तो हमने ये आपको एक थ्योरम में लिखा है, ये थ्योरम है कि अगर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज करेगी तो एक ऐसा सब सीक्वेंस मिलेगा ही एक्स एन का जो कन्वर्ज करेगी इन ऑलमोस्ट श्योरली टू दैट एक्स, तो ये तो ठीक है, थ्योरम था ये, दैट वाज अ थ्योरम स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन ये मैंने छोड़ा था, देखो अभी तो यहाँ पे जो है कि एक्स एन एंड वाई एन बी द सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड एक्स एंड वाई, अच्छा ओके ठीक है, रैंडम वेरिएबल है, तो एक्स एन कन्वर्जन डिस्ट्रीब्यूशन टू रियल नंबर, तो कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी तो सही है। एक्स एन कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी इंप्लाई एक्स एन कन्वर्जन थर्ड मीन, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी विल नॉट इंप्लाई कन्वर्जेंस इन आरएथ मीन। एक्स एन कन्वर्जन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, वाई एन कन्वर्जन डिस्ट्रीब्यूशन टू वाई, दिस कन्वर्जेस नो, इन जनरल दिस इज नॉट ट्रू। ई एक्स एन कन्वर्जेस टू ई एक्स, देन एक्स एन कन्वर्जन फर्स्ट मीन, क्या ये अभी थ्योरम लिखाया था मैंने, कि मैंने ये लिखाए थे कि अगर ऐसा होगा एक्स एन कन्वर्जेस इन आरएथ मीन टू या फर्स्ट मीन टू एक्स, देन गारंटी है कि ई ऑफ एक्स एन विल कन्वर्स टू ई एक्स एज एन टेंस टू इंफिनिटी। कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, ठीक है, चेक करो। अभी जो थ्योरम था इसको इंप्लाई करा, इफ एंड ओनली इफ तो नहीं था, अगर इफ एंड ओनली इफ होता तो इफ एंड ओनली इफ लिखा होता, अभी तो लिखा रहा था मैं, तो यहीं पे स्टॉप करूंगा आज मैं, देख लेता हूं एक बार थ्योरम फिर से। इफ एंड ओनली इफ तो नहीं था, इट वाज नॉट इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना, ये वन वे थ्योरम था, दिस इज जस्ट वन वे, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इन जनरल कन्वर्स ट्रू नहीं है, ऐसे एग्जांपल है हमारे पास। अच्छा यहाँ जो मैं लिख रहा था ये इन जनरल ट्रू नहीं होगा, और यहाँ पे कोवेरियंस भी लिख सकते हो, जो अभी तुम लिख रहे थे ना, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं जो लिख रखा आगे फर्दर, कि कोवेरियंस जो होगा फर्दर यू कैन राइट कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई एन या वाई एम, दिस कन्वर्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, वो ऐसे ही फॉलो हो जाएगा, तो ऐसे ही आ जाएगा ना, ये आ जाएगा, है ना। इसमें कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब ओनली वन वे है, कन्वर्स ट्रू नहीं है, वरना इफ एंड ओनली इफ लिखता, ठीक है ना। हाँ लिखा भी है, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम टेम कैन नॉट होल्ड, सो ठीक है ना। जरूरी नहीं है, ठीक है ना, तो ये स्टॉप करता हूँ आज मैं,
कल हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो अभी के लिए थैंक यू, बाकी अगले क्लास में देखते हैं। थ्योरी हो गया, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम क्लास में रख सकता हूँ अगर तुम लोग चाहो तो, अगर ज्वाइन किए तो। कल हो सकता है क्लास रखूंगा, कल क्लास होगी, थ्योरी क्लास, प्रॉब्लम क्लास होगी।